प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस दौरान न्यू एयर इंडिया एयरबस के बीच एयरक्राफ्ट की डील हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। साथ ही उन्होंने एयर इंडिया और एयरबस की डील के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का धन्यवाद भी किया। हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने ANI पॉडकास्ट पर दिए इंटरव्यू में कहा कि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें बीजेपी के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और न ही डरने की जरूरत है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। जब पेगासस का मुद्दा उठाया गया था तो मैंने कहा था कि सबूत के साथ कोर्ट जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उधर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। JP नड्डा नागालैंड के बाद चुनाव प्रचार के लिए मेघालय पहुंचे और रैली को संबोधित किया। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि हम 39 CRPF शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है। वो आर्मी को अपमानित कर रहे हैं और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की और लिखा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को मिलकर उनसे देश को बचाना है। कुछ दिनों पहले झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने भी केजरीवाल से मुलाकात की थी। यूपी के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत पर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने घटना को जाति वाला रंग दे दिया और योगी सरकार ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उधर विपक्ष के हमले के बीच डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बात की और न्याय का भरोसा दिलाया। मामले में कार्रवाई करते हुए SDM को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ थानाध्यक्ष, 4 लेखपालों, 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। छतरपुर का बागेश्वर धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर यज्ञ शुरू किया है जो 7 दिनों तक चलेगा। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलने वाले यज्ञ में हर रोज 50 से ज्यादा लोग आहुति दे रहे हैं। इस यज्ञ की पूर्णाहुति 17 फरवरी को होगी। पूरे बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने के पोस्टर भी लगे हुए हैं। आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने BBC के जिन 2 दफ्तरों पर सर्वे किया उनमें से एक दफ्तर दिल्ली में है और दूसरा मुंबई में है। दिल्ली वाला दफ्तर BBC का मुख्यालय है और यहीं से पूरे भारत के ऑपरेशन संचालित होते हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो कार्रवाई हुई उसमें इनकम टैक्स विभाग के कुल 20 लोगों की टीम शामिल थी और यह वही दफ्तर है जहां से BBC पूरे इंडिया के अपने सभी ऑपरेशंस का संचालन करता है, यानी BBC का हेडक्वार्टर। आज दोपहर लगभग 12 बजे जब आयकर विभाग की यह टीम दिल्ली में BBC के इस मुख्यालय पर पहुंची तो इस दौरान वहां 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन इसके बाद इस दफ्तर को सील कर दिया गया और जो कर्मचारी दूसरी शिफ्ट में आने वाले थे या आ गए थे उन्हें वापस घर भेज दिया गया। और इसी दौरान BBC ने अपने लंदन में स्थित मुख्यालय को भी इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी दी। BBC पर यह कार्रवाई 2 वजहों से हो रही है। पहली वजह है टैक्स चोरी। आरोप है कि BBC ने इंटरनेशनल टैक्सेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय टैक्स से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया, उनका उल्लंघन किया है और इनकम टैक्स विभाग को शक है कि इस दौरान BBC ने टैक्स चुकाने की प्रक्रिया में हेराफेरी की है, जिसकी जांच के लिए सर्वे की यह कार्रवाई हुई। दूसरा आरोप BBC पर है ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी का। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब यह है कि जब एक ही कंपनी के 2 विभागों के बीच किसी सामान या सेवाओं का लेन देन होता है तो ये उसी कीमत पर होना चाहिए जिस कीमत पर इस कंपनी के बाहर
बाजार में इस सामान या सेवाओं को बेचा जा रहा है, यानी मार्केट प्राइस पर होना चाहिए। बहुत बार कंपनियां क्या करती हैं, एक ही कंपनी में दो विभाग या एक ही बड़ी कंपनी की दो छोटी कंपनियां आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं और ओवर बिलिंग कर लेती हैं, बाजार भाव से ज्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन कंपनियां अक्सर टैक्स बचाने के लिए ही इस तरह का काम करती हैं और बीबीसी पर भी यही आरोप है। बड़ी बात यह है कि आज आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों में जो कार्रवाई की उसे बहुत सारे लोग आयकर की रेड बता रहे हैं विभाग की, जबकि यह रेड नहीं है। रेड तब होती है जब आरोपी से जुड़े प्रमाण होते हैं और सर्वे की कार्रवाई तब होती है जब जांच एजेंसियों को सिर्फ शक होता है और इसके प्रमाण जुटाने के लिए इस कंपनी से सवाल पूछे जाते हैं और उसकी बैलेंस शीट चेक की जाती है। इसलिए हमें लगता है कि अगर बीबीसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स के विभाग के जो लोग हैं वो आएंगे, वो उनके डिजिटल जो उनके एसेट्स हैं उनकी जांच करेंगे, ट्रांजैक्शंस की जांच करेंगे, उनके लैपटॉप्स को हो सकता है कुछ देर के लिए जब्त कर लेंगे, मोबाइल फोन्स ले लिए जाएंगे और फिर उनकी जांच शुरू होगी। ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी पर हमारे देश में कोई कार्रवाई हुई है। आजादी के बाद से अब तक भारत में बीबीसी पर 2 बार प्रतिबंध लग चुका है और ये दोनों ही प्रतिबंध कांग्रेस की सरकारों ने लगाए थे। वर्ष 1970 में बीबीसी ने 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का प्रसारण किया था, जिनमें से एक का नाम था कैलकाटा और दूसरी फिल्म का नाम था फैंटम इंडिया। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज का निर्देशन फ्रांस के एक फिल्म निर्माता द्वारा किया गया था। लेकिन उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस सरकार का मानना था कि बीबीसी ने इन डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की है और इसीलिए तब इन डॉक्यूमेंट्रीज पर बैन लगा दिया गया था और बीबीसी के भारत में संचालन पर भी 2 साल तक प्रतिबंध रहा था। इसके अलावा वर्ष 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब भी इंदिरा गांधी की सरकार ने बीबीसी इंडिया के संचालन और उसके भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज वही कांग्रेस पार्टी बीबीसी का बचाव कर रही है और आज कोई बीबीसी से यह नहीं पूछ रहा कि उस पर टैक्स चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और उसने भारत के नियमों और कानूनों का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्षी नेता अपनी ही सरकार से ये पूछ रहे हैं कि उसने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की और वो बीबीसी की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। बीबीसी पर आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से फंडिंग और टैक्स चोरी को लेकर गंभीर आरोप भारत में लग रहे हैं और ऐसा नहीं है कि गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के खिलाफ ये जांच शुरू की है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है। सच यह है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स पिछले काफी समय से बीबीसी को कई नोटिस भेज चुका है। हैरानी की बात यह है कि बीबीसी पर इन नोटिस के बावजूद ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी करने के आरोप लगातार जारी हैं और यह भी कहा जाता है कि बीबीसी नियमों का उल्लंघन करके अपने प्रॉफिट को अब भी डाइवर्ट कर रहा है और बीबीसी एक रिपीट ऑफेंडर की तरह काम कर रहा है, यानी एक ऐसी कंपनी जो बार बार चेतावनियों के बावजूद, नोटिस भेजने के बावजूद मनमानी कर रही है और खुलेआम नियमों का उल्लंघन करती जा रही है। इसलिए इससे पहले कई नोटिस और कई चेतावनियां बीबीसी को दी जा चुकी हैं। इस बात को आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। अगस्त 2022 में बीबीसी इंडिया पर चीन से फंडिंग को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के गंभीर आरोप लगे थे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी को चीन की मशहूर टेक कंपनी हुआवे से फंडिंग मिलती है और यह वही कंपनी है जिस पर अमेरिका वर्ष 2019 में ही प्रतिबंध लगा चुका है और वर्ष 2020 में भी ब्रिटेन ने जासूसी की वजह से चीन की इस कंपनी को अपने 5G नेटवर्क से अलग कर दिया था। यानी चीन की एक ऐसी कंपनी जिस पर ब्रिटेन को भी भरोसा नहीं है, उस कंपनी से बीबीसी इंडिया को फंडिंग मिलने का आरोप है और ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी से बीबीसी को जो पैसा मिला उसने वो पैसा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगाया। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं,
बीबीसी की विश्वसनीयता पर उसके अपने ही देश में सवाल उठ रहे हैं। पिछले महीने यानी जनवरी 2023 में बीबीसी के मौजूदा चेयरमैन, जिनका नाम है रिचर्ड शार्प, उन पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मदद करने का आरोप लगा और तब लेबर पार्टी ने यह कहा कि जब बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, उस समय उन्हें भारतीय रुपयों में 8 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी जुटाने में बीबीसी के इसी मौजूदा चेयरमैन ने मदद की थी। हालांकि उस समय वो बीबीसी में नहीं थे, बल्कि वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बोरिस जॉनसन की मदद कर पाए और बाद में उन्हीं को बीबीसी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा वर्ष 2008 से 2016 के बीच जब बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर थे, तब रिचर्ड शार्प उनके सलाहकार थे। यानी बोरिस जॉनसन की और बीबीसी के मौजूदा चेयरमैन की गहरी दोस्ती रही है और यही वजह है कि बोरिस जॉनसन पर यह आरोप है कि उन्होंने लोन की गारंटी के लिए रिचर्ड शार्प से पहले मदद ली और बाद में उन्हें पुरस्कार देने के लिए फरवरी 2021 में बीबीसी का चेयरमैन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा वर्ष 2013 में ब्रिटेन के नेशनल ऑडिट ऑफिस ने बीबीसी को खर्च को लेकर बनी नीतियों के उल्लंघन का दोषी पाया था और कहा था कि मार्च 2005 से अगस्त 2013 के बीच बीबीसी ने अपने मैनेजमेंट के वरिष्ठ कर्मचारियों को करीब 761 करोड़ रुपए का भुगतान किया। लेकिन जब नेशनल ऑडिट ऑफिस ने इनमें से 60 मामलों की समीक्षा की तो पता चला कि इनमें से 14 ऐसे मामले थे जिनमें कर्मचारियों को उससे अधिक भुगतान किया गया, जिसके कि वो हकदार थे और यह भुगतान टैक्स पेयर के पैसों से किया गया, जिसकी वजह से उन्हें 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन आरोपों में बीबीसी को भी दोषी पाया गया था और बड़ी बात यह है कि बीबीसी की अपनी खुद की ऑडिट रिपोर्ट में यह सामने आया कि बीबीसी के पत्रकारों में बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ बहुत कम है और इसी वजह से वो कई मुद्दों को एक खास तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इस रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, बीबीसी के पत्रकारों को बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ बहुत कम है और इसीलिए वो जब अर्थशास्त्र से जुड़े मामलों में रिपोर्टिंग करते हैं तो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि वास्तविकता बीबीसी की रिपोर्टिंग से काफी अलग होती है। दूसरी बात, बीबीसी की ऐसी रिपोर्टिंग में आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया जाता है और उससे भी ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट जानबूझकर इस तरह से तैयार की गई हैं कि इससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। और तीसरी बात इसमें यह लिखी गई है कि बीबीसी के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी वित्तीय खबरों को ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा ऐसे मुद्दों की विवेचना की जाती है जो अक्सर बाद में गलत निकलती है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, आज वैलेंटाइंस डे है और इस मौके पर हम आपको प्यार पर एक ऐसा विशेषण दिखाएंगे जिसमें ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। हमारे देश में वैलेंटाइंस डे का दिन साल के सबसे बड़े उत्सवों में से एक होता है। 14 फरवरी हमारे देश की युवा पीढ़ी को हमेशा याद रहता है। दिवाली कब है शायद याद नहीं होगा, दशहरा कब है याद नहीं होगा, कोई और दूसरे त्योहार या मुख्य जो तिथियां हैं वो भूल जाएंगे, लेकिन 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है। यह हमारे देश का हर युवा जानता है, उसे रटा हुआ है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को शायद आज भी ये पता नहीं होगा कि यह वैलेंटाइंस डे मनाया क्यों जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताते हैं ताकि युवा पीढ़ी की जानकारी थोड़ी दुरुस्त हो सके। तो वैलेंटाइंस डे को लेकर मुख्य तौर पर 2 कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें पहली कहानी प्राचीन रोम के एक पादरी से जुड़ी है। आप उन्हें पादरी कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, सेंट कह सकते हैं, जिनका नाम था वैलेंटाइन। यानी वैलेंटाइन असल में प्राचीन रोम के एक मशहूर संत और पादरी थे जिन्हें सेंट वैलेंटाइन कहते थे और उन्हें आज ही के दिन वर्ष 269 में फांसी की सजा दी गई थी और यह दिन उन्हीं को समर्पित है। असल में उस समय रोमन साम्राज्य के एक मशहूर शासक और राजा थे जिनका नाम था क्लॉडियस द सेकेंड और उस जमाने में रोमन साम्राज्य यूरोप के दूसरे साम्राज्यों के साथ युद्ध लड़ रहा था और इन युद्धों के दौरान ही जो राजा क्लॉडियस द सेकेंड थे उन्हें ऐसा लगा कि उनके जिन सैनिकों की शादियां हो चुकी हैं ऐसे सैनिक युद्ध क्षेत्र में पूरी वीरता के साथ नहीं लड़ते। यानी जो शादीशुदा सैनिक हैं वो युद्ध के मैदान में वीरता के साथ नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए तो उनकी पत्नियों का क्या होगा। इस बात से परेशान होकर प्राचीन रोम के इस राजा ने युद्ध काल के दौरान लोगों के शादी करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक पादरी के तौर पर सेंट वैलेंटाइन ने ऐसा महसूस किया कि यह फैसला लोगों के साथ एक अन्याय है
और इसीलिए उन्होंने तय किया कि जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वो उन लोगों की गुपचुप तरीके से शादी करवाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन बाद में जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और इस दौरान उन्हें जेल में फांसी की सजा सुना दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब वैलेंटाइन जेल में थे तब उनकी जेलर की बेटी से काफी गहरी दोस्ती हो गई और फांसी की सजा से पहले उन्होंने इस लड़की को एक खास चिट्ठी लिखी थी जिस पर आखिर में उन्होंने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, यानी तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से एक संदेश। 14 फरवरी 269 को जब वैलेंटाइन को फांसी हुई तो प्राचीन रोम में लोगों ने इस दिन को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया, और जब अंग्रेज भारत आए तो हमारे देश के लोगों ने भी इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। लेकिन सोचिए, प्राचीन रोम के लोग तो इस दिन को वहां इसलिए मनाते थे क्योंकि वहां शादियां नहीं हो पा रही थी, लेकिन भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति में तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। हमारे देश में शादी के बंधन को सबसे पवित्र बंधन माना गया है और इसे 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, जो कि एक ऐसा त्योहार है जो ये बताता है कि जब प्राचीन रोम में लोगों की शादियां नहीं हो पाती थीं तो इसके लिए वैलेंटाइन ने अपनी कुर्बानी दी थी। हालांकि इस दिन को लेकर एक और मान्यता भी है, एक और कहानी भी है, और वो ये कि प्राचीन रोम में ही 13 से 15 फरवरी के बीच एक त्योहार मनाया जाता था जिसका नाम था ल्यूपरकेलिया। उस समय प्राचीन रोम में बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हो पाती थी, इसलिए तब इस त्योहार के मौके पर एक लॉटरी निकाली जाती थी जिसके जरिए नए नए जोड़े या कपल्स बनाए जाते थे, और इन जोड़ों को यह कहा जाता था कि उन्हें ईश्वर ने लॉटरी के जरिए मिलाया है, इसलिए अब उन्हें एक दूसरे के साथ ही अपना जीवन बिताना है। और इसी त्योहार को मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर जैसे महान लेखकों ने अपनी कविताओं के जरिए रोमांटिसाइज किया, और यह त्योहार समय के साथ साथ वैलेंटाइंस डे बन गया। यानी अगर आप देखेंगे तो वैलेंटाइंस डे पश्चिमी देशों की संस्कृति से प्रभावित एक दिन है जहां रिश्ते लंबे समय तक चलते नहीं थे या फिर जहां शादियां नहीं हो पाती थी। लेकिन भारत की संस्कृति इससे बिल्कुल अलग थी और अलग है, लेकिन फिर भी हम इस वैलेंटाइंस डे को उतनी ही ऊर्जा के साथ, शिद्दत के साथ मनाते हैं जितना कि पश्चिमी देशों में इसे मनाया जाता है। वैसे आज भी जब कभी सच्चे प्यार की मिसाल दी जाती है तो इसके लिए रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी का जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रेम कहानी असल में विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी थी, और उन्होंने एक बार कहा था कि आप प्यार को ढूंढें यह अच्छी बात है, लेकिन आपको बिना खोजे प्यार मिल जाए तो यह सबसे बेहतर है। लेकिन आज के इंटरनेट के इस युग की सच्चाई यह है कि अब पूरी दुनिया में प्यार ढूंढना पड़ता है, और यह बिना खोजे बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। और प्यार आप ढूंढते कैसे हैं ये आज हम आपको बताएंगे। इंटरनेट पर ढूंढते हैं, डेटिंग वेबसाइट्स पर ढूंढते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं। असल में आज के इंटरनेट वाले युग ने सच्चे प्यार के मायने और इसकी परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। और आप में से बहुत सारे लोग आज हमारी इस बात से शायद सहमत होंगे कि जब इंटरनेट नहीं आया था इस दुनिया में तब लोगों के पास अपने सच्चे प्यार को खोजने के तरीके बहुत ही लिमिटेड होते थे या होते ही नहीं थे, और पहले प्यार की जो रेंज होती है वो बहुत ही सीमित हुआ करती थी। पहला प्यार आपको अपना कहां मिलता था? बाजार में, घर के आसपास बाजार में मिलता था, स्कूल में या कॉलेज में मिलता था, या फिर जहां आप काम करते हैं दफ्तर में मिलता था, या बस और ट्रेन में मिलता था, या फिर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार या परिवार में किसी की शादी है तो शादियों में भी कई बार इस तरह की मुलाकातें हो जाती थी, और लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलते थे और फिर एक दूसरे के हो जाते थे। यानी विकल्प बहुत सीमित थे, और यही वजह है कि उस जमाने में अगर आप देखेंगे 60, 70, 80 और 90 के दशक की फिल्मों को भी देखेंगे तो फिल्मों में भी प्यार की इसी रेंज को दिखाया गया है। यानी जब लव स्टोरी शुरू होती थी तो इन्हीं में से किसी एक जगह पर लव स्टोरी शुरू होती थी। जैसे 1996 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पापा कहते हैं, और इस फिल्म का एक गाना बड़ा सुपरहिट हुआ था जिसके बोल थे, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। यानी पहले प्यार आपके मोहल्ले या फिर आपके इलाके में या ज्यादा से ज्यादा आपके शहर में भी ही आपको मिल जाया करता था, जैसे हमने आपको बताया, स्कूल में, कॉलेज में, बाजार में, बस में, ट्रेन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी देश में अपना प्यार
मिनटों में क्या सेकंडों में ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए बस आपको कुछ डेटिंग एप्स अपने फोन में इंस्टॉल करने हैं और जिसे आप पसंद करते हैं उसे एक बार राइट स्वाइप करना है अपने फोन की स्क्रीन पर और आपका संदेश तुरंत वहां तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज आपके पास अपने प्यार को खोजने के कई आधुनिक तरीके हैं, सुपर फास्ट तरीके हैं और प्यार भी आजकल T20 के स्टाइल में होता है। लेकिन सोचिए, जो प्यार आजकल लोगों को हो रहा है, ये सच्चा प्यार है या ये टाइम पास है या ये T20 वाला प्यार है। पुराने जमाने में टेस्ट मैच वाला प्यार होता था, पूरे 5 दिन चलता था। आजकल शायद एक T20 वाला प्यार है जो सिर्फ 20 ओवर तक चलता है। बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में प्यार की सप्लाई डिमांड से भी कहीं ज्यादा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जब किसी व्यक्ति को सच्चा प्यार होता था तो उसे बड़ा किस्मत वाला कहा जाता था और अपने प्यार के लिए लोग अपना पूरा जीवन लगा देते थे, जीवन भर अपने पार्टनर का इंतजार करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से आपके पास इतने सारे विकल्प हैं कि प्यार की सप्लाई डिमांड से भी ज्यादा बढ़ गई है और असल में अब प्यार एक उद्योग बन चुका है। आज पूरी दुनिया में प्यार से बड़ा व्यापार कोई नहीं और आज प्यार की इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के लोग हर साल वैलेंटाइंस वीक के दौरान यानी 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच औसतन 30,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करते हैं और बड़ी बात यह है कि इनमें से 500 करोड़ रुपए लोग सिर्फ अपने पार्टनर को गुलाब का फूल देने पर खर्च कर देते हैं। 500 करोड़ रुपए के तो हम सिर्फ गुलाब के फूल खरीद लेते हैं। और फिर हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, हमारे देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा सरकारी नौकरी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन 500 करोड़ रुपए के गुलाब भी तो कोई ना कोई खरीद ही रहा होगा। सोचिए, जिस दिन को प्यार का दिन माना जाता है वो असल में व्यापार का दिन बन गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए के तो अकेले फूल ही बिक जाते हैं। यानी आज जैसे नौकरी एक प्रोडक्ट बन गई है जिसे खरीदने के लिए आपको वेबसाइट्स की मदद लेनी पड़ती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसा देकर एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह से अब प्यार की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जिसमें आपकी फीलिंग्स ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और इस इंडस्ट्री में भी जो चीज सबसे आगे चल रही है वो है हमारे देश के डेटिंग एप्स। भारत में इस समय लगभग 3 करोड़ लोग, फिर से सुन लीजिए, 3 करोड़ लोग भारत में डेटिंग एप्स का इस्तेमाल आज कर रहे हैं और यह संख्या अगले साल तक यानी 2024 तक 5 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे देश में डेटिंग एप्स की इंडस्ट्री लगभग 3,700 करोड़ रुपए की है, जो अगले 2 वर्षों में 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो जाएगी। और नोट करने वाली बात यह है कि आज इन डेटिंग एप्स के यूजर्स हर रोज औसतन 3.5 घंटे इन्हीं डेटिंग एप्स पर लड़के या लड़कियों की तस्वीरें देखते हुए बिता रहे हैं और इनमें भी 70% युवा ऐसे हैं जो छोटे शहरों से हैं। और कोविड के बाद तो हमारे देश में इस तरह के एप्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है और इनमें भी ज्यादातर वो हैं जो खुद को कागजों पर बेरोजगार बताते हैं, जिनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के यही युवा ऐसे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हर महीने की सब्सक्रिप्शन फी 500 रुपए से लेकर लगभग 2,500 रुपए तक है। यानी इसके लिए युवाओं के पास पैसा ही पैसा है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि इन डेटिंग एप्स पर लोगों को सब्सक्रिप्शन फी देने के बाद पार्टनर तो मिल जाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें सच्चा प्यार या सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, क्योंकि सच्चे प्यार की भावना पैसे की बुनियाद पर अपना महल नहीं बनाती, ना ही टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनाती है। और हमें लगता है कि जब कोई चीज एक उद्योग में बदल जाती है तो उस चीज का मकसद एक ही होता है और वो है प्रॉफिट, ना कि प्यार। इसलिए आजकल प्यार तो है लेकिन ये प्रॉफिट वाला प्यार है, आप भी संभल कर रहिएगा। इसलिए हम आपसे आज यही कहेंगे कि प्यार कीजिए, दोस्ती कीजिए, लेकिन इसकी लत आपको नहीं लगनी चाहिए। प्यार की लत मत लगाइए। आज आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि किसी भी इंसान के जीवन में 2 तरह के काल होते हैं। आप अगर अपने जीवन को भी 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आप पाएंगे कि आपके साथ भी यही है। आपके जीवन में एक काल होता है शांति काल और दूसरा होता है युद्ध काल, जिसे आप संघर्ष का दौर भी कह सकते हैं। शांति काल में इंसान उत्सव मनाता है, उत्सवों को प्राथमिकता देता है और
जो जीवन की जो अच्छी चीजें हैं उनमें अपने आप को लिप्त करता है। तो आपके जीवन में भी ऐसे शांति काल का दौर होगा जब आपके पास कोई परेशानी नहीं है, चारों तरफ शांति है। तब आप प्यार भी ढूंढते हैं, मोहब्बत भी ढूंढते हैं, फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में एक दौर ऐसा होता है जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जिसे हम युद्ध काल कह सकते हैं। युद्ध काल में इंसान अपने संघर्ष को प्राथमिकता देता है, जिसमें व्यक्ति एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसी में अपनी पूरी क्षमता को झोंक देता है, पूरी ताकत लगा देता है। जैसे हमारे देश ने आजादी के लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष के एक पूरे दौर को जिया, और जैसे चीन जैसे देश ने आज यह तय किया कि वो दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, जापान जैसे जो देश हैं उन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद ये सोचा कि वो फिर इस संघर्ष से गिरने के बाद खड़े होंगे। ये एक संघर्ष है और ये उसका लक्ष्य है, और इसे हासिल करने के लिए वो जो भी प्रयास करते हैं उसमें उस देश के नागरिक शांति काल से नहीं गुजरते, बल्कि वो संघर्ष के दौर से गुजरते हैं, क्योंकि देश जो होता है, राष्ट्र होता है, वो अपने लोगों से ही बनता है। इसलिए आपके जीवन में भी एक संघर्ष का दौर होता है और एक शांति का दौर होता है। जब आप संघर्ष का दौर से गुजरते हैं तब आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। अब देखिए, रातों की नींद भी दो तरीके से उड़ती है। जो लोग प्यार में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, उनकी भी रातों की नींद उड़ जाती है, और जो लोग किसी लक्ष्य का या अपने किसी सपने का पीछा कर रहे होते हैं उनकी भी रातों की नींद उड़ जाती है। अब आपको तय करना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा कारण बनाना है अपनी रातों की नींद उड़ाने का। और जो सोते ही रह जाते हैं उनका कई बार कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत के लोग शांति काल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे देश में कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा या संकट क्यों ना आ जाए, हमारे देश के लोग उत्सव मनाना नहीं छोड़ते। और आपको याद होगा, कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी हमारे देश के लोग क्रिकेट के आईपीएल का उत्सव मना रहे थे। आईपीएल हमने कोविड के दौरान भी छोड़ा नहीं। जब भी हमें बीच में समय मिलता था तो लोग पिकनिक मनाने के लिए कभी गोवा चले जाते थे, कभी पहाड़ी इलाकों पर चले जाते थे, यानी वेकेशन भी छोड़ी नहीं। यानी हमारे देश के लोग पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं, उत्सव मनाना बहुत पसंद करते हैं। और यही वजह है कि विदेशों से आया वैलेंटाइंस डे, रोज डे, मदर्स डे, विमेंस डे, क्रिसमस का त्योहार या हेलोवीन्स डे, ये हमारे देश में इतना लोकप्रिय होता है क्योंकि इससे हमारे देश के लोगों को एक नया बहाना मिल जाता है एक उत्सव मनाने का। लेकिन जो इंसान संघर्ष के दौर से गुजरता है वो उत्सव मनाना पसंद नहीं करता। लेकिन हमारे देश में इसीलिए हम अपने उत्सव तो मनाते ही हैं, हम बाहर से भी इंपोर्ट कर लेते हैं उत्सव, कि कोई बहाना मिल जाए जिसमें हम पार्टी कर लें, कोई बहाना मिल जाए जिस दिन का हम इंतजार करते रहें और उस दिन के आयोजन में हम अपनी पूरी शक्ति लगाएं, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। इस दिन को मनाने के तरीके भी धीरे धीरे बदलते चले गए हैं। पिछली पीढ़ी किसी और तरीके से मनाती थी, आज की पीढ़ी कोई और तरीके से मनाती है। 1990 के दशक में लोग इस दिन अपने पार्टनर को ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे, चॉकलेट्स दिया करते थे या दूसरे गिफ्ट्स दिया करते थे, क्योंकि वो जो जमाना था वो ग्रीटिंग कार्ड्स का था। लेकिन आज ग्रीटिंग कार्ड्स का जमाना जा चुका है। अब आपको बाजार में जाकर ग्रीटिंग कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन से मीम भेज सकते हैं, जिफ भेज सकते हैं, GIF, या फिर इमोजीज भेज सकते हैं और उसी से काम चल जाता है। अब लोग अपने पार्टनर को हार्ट के शेप वाली चॉकलेट गिफ्ट नहीं करते, बल्कि वो चैट बॉक्स में धड़कते दिल का एक गिफ्ट फॉर्मेट ही भेज देते हैं, एक धड़कता हुआ दिल भेज देते हैं, उसका इमोजी भेज देते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब लोग अपने पार्टनर को महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं और इसके लिए भी कई बार लोन ले लेते हैं। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हम लोन की ही बात कर रहे थे, और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पूरा अखबार, आज सारे अखबार इन विज्ञापनों से भरे पड़े हैं कि आप आज वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। उसमें से बहुत सारे महंगे गिफ्ट थे, जैसे फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और वो सब महंगे थे। लेकिन इन्हें बनाने वाली कंपनियों ने आज एक विकल्प दिया और कहा कि अगर आप इतना महंगा एक साथ नहीं खरीद सकते तो आप 800, 900 या 1000 रुपए महीने की एक किश्त बंधवा लीजिए, हम इसे फाइनेंस भी कर देंगे। यानी आप लोन लेकर अपने पार्टनर को आज वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट दे सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में लोग लोन लेंगे और अपने पार्टनर को ये गिफ्ट देंगे, जिससे पता चलता है कि आज प्यार जेब से शुरू होता है और बैंक के लोन की किश्त पर जाकर खत्म होता है। लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपका बेस्ट गिफ्ट अपने पार्टनर के लिए आज के दिन क्या हो सकता है। देखिए, ये तो अलग अलग दौर होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है। 1980 में, 1990 में
ग्रीटिंग कार्ड खरीदना होता था, बाहर से फूल जाकर खरीदने होते थे और फिर लोग एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे, एक दूसरे को प्रपोज किया करते थे। अब आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस स्टैंड पर खड़े होकर किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने फ़ोन से प्रपोज भी कर सकते हैं और कोई ना कोई इमोजी भेजकर अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया में किसी को भी कर सकते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो महंगे से महंगा गिफ्ट अपने पार्टनर को दे सकते हैं ताकि वो उसे इंपॉर्टेंट फील करा सके। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो कहीं खो जाता है। आज के दिन आप अपने पार्टनर को सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं? एक लिस्ट में लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला गिफ्ट आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं स्पेस, यानी रिश्ते में स्पेस, रिश्ते में आजादी। अपने पार्टनर को आजादी दीजिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके, सब कुछ आपको बताकर या सब कुछ आपसे पूछकर ना करना पड़े। दूसरा गिफ्ट है अपने पार्टनर को सम्मान दे सकते हैं। उसकी राय का सम्मान कीजिए, उसकी मर्जी का सम्मान कीजिए और उसे इंपॉर्टेंट फील कराइए। और तीसरा गिफ्ट है समय। किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप कितना समय उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमोजीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेटिंग एप्स की सब्सक्रिप्शन फी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस रिश्ते में अपना समय इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ज्यादातर लोग आज गिफ्ट तो महंगा महंगा दे देते हैं, बातें भी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते में समय इन्वेस्ट नहीं करते और ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी आप अपने पार्टनर को वो गिफ्ट दीजिए जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और इसका ना ही कहीं कोई विज्ञापन आएगा। और आखिर में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि गुलाब का फूल लाकर देने वाला तो फरवरी के महीने तक ही आपके साथ चलेगा, लेकिन उम्र भर का साथ उसी व्यक्ति के साथ चल सकता है जो हरा धनिया लाकर देने वाला होता है। यानी आपके सामने लाल गुलाब देने वाले तो बहुत सारे लोग आएंगे और शुरुआत में हो सकता है वही आपको अच्छे भी लगेंगे, वही अच्छा पार्टनर लगेगा जो आपको गुलाब का फूल देगा, लेकिन ये गुलाब का फूल बहुत जल्दी मुरझा जाएगा, यानी ये रिश्ते ज्यादा नहीं चलते। जो व्यक्ति जीवन भर आपको गुलाब का फूल नहीं धनिया लाकर देगा वही आपका सच्चा पार्टनर है और वही रिश्ता जीवन भर चलता है। तो इसमें फर्क करके देखिए, गुलाब का फूल देने वाला कौन है और धनिया जीवन भर लाकर देने वाला कौन है, और फिर चुनिए। टर्की की सरकार ने भूकंप में हजारों इमारतें गिरने के बाद अब इस बात की जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये इमारतें भूकंप के इन झटकों को सह क्यों नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह ये डह क्यों गई। असल में इस समय टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सरकार से लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भूकंप के दौरान ऐसा कैसे हुआ कि जो इमारतें पिछले 10 वर्षों के दौरान बनी हैं, यानी जो नई नई इमारतें हैं जिन्हें वहां की अलग अलग संस्थाओं और सरकारी इकाइयों ने सुरक्षित माना था, जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, जिनमें अच्छा बिल्डिंग मटेरियल लगा था, वो सारी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर कैसे गईं और भूकंप के इन झटकों को सह क्यों नहीं पाई। अकेले टर्की के दक्षिणी भाग में 75,000 इमारतें भूकंप से गिरी हैं या टूटी हैं, नष्ट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, और इनमें से ज्यादातर इमारतें वो थीं जिनका निर्माण हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ था, यानी ये सब नई इमारतें थीं। और इन इमारतों में रहने वाले लोगों को ये उम्मीद थी कि जब भूकंप आएगा तो शायद ये बड़ी बड़ी इमारतें सुरक्षित साबित होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पुरानी जो इमारतें होती हैं, हम मान सकते हैं कि तब टेक्नोलॉजी अलग थी, बिल्डिंग मटेरियल अलग था, वो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो भूकंप के झटकों को नहीं सह पाती। लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी से इमारतें बन रही हैं उन्हें सुरक्षित माना जाता है। फिर टर्की में ये क्या हुआ? इस मामले में टर्की की सरकार द्वारा एक बयान जारी किया गया है कि वहां भूकंप से जो इमारतें गिरी उनमें से ज्यादातर का निर्माण नियमों को तोड़कर हुआ था, नियमों के खिलाफ हुआ था। उन लोगों ने नियमों को माना ही नहीं और ये इमारतें कागजों पर तो भूकंप रोधी थी, लेकिन हकीकत में ये अंदर से खोखली थी, जिसकी वजह से वहां इतने बड़े पैमाने पर हजारों लोग मारे गए। और यही वजह है कि अब टर्की में ऐसी कंपनियों और ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है जिन्होंने मुनाफा कमाने के लिए सारे नियम और कानून ताक पर रख दिए। अब तक वहां 150 से ज्यादा कंपनियों और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और इनमें से 22 लोगों को तो गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टर्की के अलग अलग शहरों में रेड्स डाली जा रही हैं और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह ही इन बिल्डर्स को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं,
जिनका काम आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना है। हालांकि टर्की में भूकंप से हुई बर्बादी को मानव निर्मित आपदा भी कहा जा सकता है, यानी ऐसी आपदा और तबाही जिसके लिए इंसान और इंसान का लालच ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। असल में टर्की की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि 8.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वहां छोटा मोटा भूकंप ना आता हो। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में वहां 23,763 भूकंप आए, यानी इस हिसाब से वहां हर दिन औसतन 65 भूकंप आए, जिससे काफी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। और यही वजह है कि आज टर्की की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर सबसे सख्त कानून है, और इस कानून का नाम है बिल्डिंग कोड कंस्ट्रक्शन। यह कानून वर्ष 1997 में बना था, जिसका मकसद था टर्की में ऐसी इमारतों का निर्माण करना जो भूकंप के दौरान भी खड़ी रहें, सुरक्षित साबित हो। और बड़ी बात यह है कि कानून के समय के साथ साथ समीक्षा भी होती है, और इसमें वर्ष 2007, 2018 और 2019 में इसी कानून में बड़े बड़े बदलाव किए गए। यह कानून कहता है कि टर्की में जो नई इमारतें बनाई जाएंगी उनमें सामान्य कंक्रीट की जगह डक्टाइल कंक्रीट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, डक्टाइल कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। असल में जब किसी बिल्डिंग के निर्माण के दौरान पिलर्स तैयार करने के लिए कंक्रीट के साथ स्टील का भी इस्तेमाल होता है तो इसे डक्टाइल कंक्रीट कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि जब इसकी मदद से किसी बिल्डिंग के पिलर्स खड़े किए जाते हैं तो इन पिलर्स में दबाव सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और ये पिलर्स भूकंप आने पर भी टूटते नहीं है। इसके अलावा इस कानून में और भी कई प्रावधान हैं, जैसे इसमें कहा है कि अगर नक्शे के अनुरूप किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता तो इसके लिए उस बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। अगर किसी इमारत की ऊंचाई निर्धारित मानकों से ज्यादा है या उस इमारत में बिना अनुमति के एक्स्ट्रा फ्लोर्स का निर्माण होता है तो यह भी अपराध है, और जो भी बिल्डर इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे उसके निर्माण का लीगल कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि कोई बिल्डिंग तय मानकों का पालन करते हुए बनाई गई है, और अगर यह सर्टिफिकेट जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता तो वो इस बिल्डिंग में बने घरों को बेच नहीं सकता। उस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार उसे गिरा भी सकती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब इमारतों के निर्माण को लेकर टर्की में इतने कड़े नियम हैं तो फिर वहां पिछले कुछ वर्षों में ऐसी हजारों इमारतें कैसे बन गईं जो भूकंप को सह ही नहीं पाती थी। तो इसके पीछे भी एक जबरदस्त घोटाला है जिसमें आपके लिए भी एक सीख है। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोआन, वो ऐसा माना जाता है कि पिछले 20 वर्षों से इसीलिए टर्की की सत्ता में बने हुए हैं क्योंकि उन्हें वहां की बिल्डर लॉबी का पूरा समर्थन मिलता है, और उन पर आरोप है कि यही लॉबी उनका चुनावी और राजनीतिक खर्चा उठाती है, और उनके नेताओं और मंत्रियों को गिफ्ट में आलीशान लग्जरी फ्लैट्स दिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, और इसलिए यह सरकार इन भ्रष्ट बिल्डर्स का ध्यान रखती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2018 में जब टर्की में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले थे उससे ठीक पहले टर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि जिन कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिल्डिंग्स बनाते समय नियम और कानून तोड़े हैं ऐसे लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके तहत वो मामूली सा जुर्माना भरकर अपनी बिल्डिंग्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकेंगे। यानी चुनाव जीतने के लिए टर्की के राष्ट्रपति ने उन इमारतों को कानूनी मंजूरी दे दी जो इमारतें रहने लायक थी ही नहीं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का असर 1 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस पर पड़ा, और भूकंप आने से पहले टर्की में 1 करोड़ 30 लाख मकान ऐसे थे जो नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाए गए थे। इसलिए सोचिए, अगर ये इमारतें गिर गईं और उसके नीचे दबकर हजारों लोग मारे गए तो इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है। 2021 में चेंबर ऑफ जियोलॉजिकल इंजीनियर्स ऑफ टर्की द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बताया गया कि टर्की के 2 सबसे बड़े शहर जो हैं, जिनका नाम है कहरामनमारस और हाते, वहां ज्यादातर इमारतें पिछले 5 से 6 वर्षों के बीच बनी हैं, और ये सारी बिल्डिंग्स भूकंप के दौरान ढह सकती हैं। इस रिपोर्ट पर तब कोई संज्ञान नहीं लिया गया, और अब जब टर्की में भूकंप आया तो सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं 2 शहरों में हुई है। इसके अलावा 1999 में जब टर्की में भूकंप आया था, इसमें 17,000 लोग मारे गए थे। तब वहां एक नए टैक्स की शुरुआत हुई जिसे अर्थक्वेक टैक्स कहते हैं। 1999 से 2023 के बीच टर्की की सरकार इस टैक्स से आज के भारतीय रुपयों में 3 लाख करोड़ रुपए
अर्थक्वेक टैक्स के रूप में ले चुकी है। लेकिन टर्की की सरकार का कहना है कि उसने ये सारा पैसा वहां के इज़मिर शहर को एक टूरिस्ट सिटी बनाने पर खर्च कर दिया, जबकि यह पैसा भूकंप पीड़ितों की मदद और उनके पुनर्वास पर खर्च होना था। इसलिए टर्की में आया भूकंप पूरी दुनिया को बताता है कि प्राकृतिक आपदा से भी खतरनाक है मानव निर्मित आपदा और इंसानों का लालच। और जब किसी भी देश की सत्ता में बैठे हुए लोग वहां के भ्रष्ट व्यवसायियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तब वहां की जनता ऐसे ही पिसती है जैसा टर्की में हो रहा है। नाराजगी उन बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर भी है जिन्होंने इस तरह के घर बनाए जो इस भूकंप में, हालांकि 7.8 तीव्रता का पहला भूकंप और उसके बाद कई झटके, कुछ झटके जो बीती रात भी आ रहे थे, उनमें ताश के पत्तों की तरह घर बिखर गए। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उससे करामामराश के यहाँ के लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप हर तरफ अगर आप देखिए तो कहीं बच्चे बिलख रहे हैं, तो कहीं वृद्ध लोग बिलख रहे हैं, परिवार बिखर गए हैं, परिवार टूट गए हैं। तुर्की में बात चाहे करामामराश की हो रही हो या फिर गाजिएंटेप की, नूरदागी की हो या फिर हताई की, कई ऐसे शहर हैं जिनमें एक नहीं दो नहीं हजारों इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यहाँ ये उठ रहे हैं, क्या इन इमारतों में कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो घटिया क्वालिटी का था। 113 बिल्डरों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है, कुछ और बिल्डरों को भी गिरफ्तार करने की बात चल रही है। लेकिन साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोहान पर भी अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि 1999 से भूकंप के नाम पर जो कर लिया जा रहा है उसका इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। और प्रश्न न केवल विपक्ष बल्कि सड़क पर जनता भी उठा रही है, क्या उस कर का बेजा इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, और क्या जो खराब क्वालिटी का सामान कंस्ट्रक्शन में लगा उसकी जिम्मेदारी केवल बिल्डरों की है या प्रशासन की, जिसने ध्यान नहीं दिया और हजारों लोगों की मौत हो गई। नाराजगी अब लगातार तुर्की में बढ़ती जा रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, तुर्की आज तक। इस खबर में आज आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है, क्योंकि हमारे देश का भी लगभग 59% इलाका ऐसा है जो भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है, टर्की की तरह। लेकिन हमारे देश में लोग जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं कि बिल्डिंग की लोकेशन क्या है, फ्लैट का साइज कितना है, कितना बड़ा फ्लैट है और फ्लैट पार्क फेसिंग है या नहीं। लेकिन इस दौरान कोई ये नहीं पूछता कि जिस बिल्डिंग में वो घर खरीद रहे हैं वो भूकंप रोधी है या नहीं, यानी भूकंप से उन्हें बचा भी पाएगा या नहीं। इसलिए आज यहां हम आपको 3 बातों के बारे में बताना चाहते हैं जो आपको ध्यान रखनी है मकान खरीदते समय। पहला, हमेशा जरूर चेक करें कि जिस बिल्डिंग में आप मकान खरीद रहे हैं उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है या नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑडिट से ही पता चलता है कि कोई इमारत कितनी सुरक्षित है। दूसरा, क्या वो इमारत भूकंप रोधी है या नहीं, यह आपको अपने बिल्डर से जरूर पूछना चाहिए। और तीसरा, क्या उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं। हमारे देश में जब लोग 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं उस पर सारी जानकारी लिखी होती है, उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन खरीदते समय आपको यह जानकारी नहीं दी जाती और आप पढ़ना भी नहीं चाहते, और आप भी इसके बारे में कभी कोई कोशिश नहीं करते कि आप देखें कि आपके पेट में जा क्या रहा है। यही काम आप तब करते हैं जब आप अपना मकान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। भारतीय सेना ने टर्की में घायलों की मदद के लिए वहां पर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। यह अस्पताल एक स्कूल बिल्डिंग में बनाया गया है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद घायलों का इलाज चल रहा है। और आज मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने यहां से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि टर्की ने तो वैसे कभी भारत का साथ नहीं दिया, टर्की हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हमारा नहीं पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन जिन देशों ने सबसे पहले मदद पहुंचाई है उन देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर है। और भारत आज भी टर्की की पूरी मदद कर रहा है। और आपको आज भारतीय सेना के जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उन्हें भी आज सलाम करना चाहिए कि वो सारे लोग आज टर्की में टर्की के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। इसलिए हमारे सैनिकों को भी आज हमारा सलाम है।
परिवार पहले या देश पहले? इसकी मिसाल हमको भारतीय सेना की इस टुकड़ी से ही यहां मिलती है। जब भारतीय सेना को यह आदेश हुआ कि भारत से तुर्की जाना है और वहां लोगों का इलाज करना है, तो 99 सदस्यों के भारतीय सेना के दल में राहुल चौधरी नहीं आना चाहते थे। उनका मन थोड़ा डावाडोल था। क्यों? हम राहुल चौधरी से ही सुनते हैं। आपने उसी समय छुट्टी की मांग की थी, ऐसा क्यों? सर, मेरा फैमिली का डिलीवरी था 8 तारीख को। हमने सीनियर मोस्ट जो मेरे एमटीओ हैं और मेरे एमटीओ वाले, उनको बोला मैंने कि सर मैं नहीं जाना चाहता, मेरे को वाइफ को एडमिट करना है। तो उन्होंने ये बोला कि आप एक बार घर पे जाके थोड़ा अपनी वाइफ को बताओ। ठीक है, फिर मैंने घर जाके बताया वाइफ को, तो मेरी वाइफ ने यही बोला फर्स्ट बार कि आप पहले अपने देश की सेवा करो, उसके बाद फैमिली बाद में है। इमारतों में दरारें भी आ रही हैं और स्थिति ऐसी है कि अगर जरूरत पड़े तो लोगों को इमरजेंसी में बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता भी हो सकती है। हम लोग इस समय 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल पे है, ये इसकरंदन में है। इसकरंदन में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, लेकिन इसी जगह पर यहाँ का वो देखिए, उस जो सिविल हॉस्पिटल है वो बंद कर दिया गया था और क्योंकि भूकंप की वजह से उसकी दीवार कमजोर हो गई थी। और ये जो एक स्कूल बिल्डिंग है, यहाँ पर भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल अपना बनाया है। भूकंप के झटके जो आफ्टर शॉक हैं वो अभी भी आ रहे हैं, आज दिन में भी आए हैं कुछ जो कि वो हल्के थे, लेकिन फिर भी पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमने, आप अगर पीछे देख पाए हमारे पीछे, तो हम कुछ टेंट लगा रहे हैं कि अगर हमें भूकंप के झटके ज्यादा उस रिक्टर स्केल पे ज्यादा उनका पाया जाता है तो हमें पेशेंट की सेफ्टी देखते हुए उन्हें इन टेंट्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने अपने पैरामेडिक्स को पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया है कि कैसे उनको एक एक पेशेंट को उसकी कंफर्ट को देखते हुए, उसकी हालत को नजर में रखते हुए, अगर ऑर्थो का पेशेंट है तो उसको किस स्ट्रेचर पे लेके जाना है, कैसे लोग लेके जाएंगे, कितने लोग एक पेशेंट को उठाएंगे, वो सब बांट दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय सेना है उसके जो जवान है वो अलग अलग जगह पर यहाँ डिप्लॉयड भी है कि अगर किसी को लाने की आवश्यकता पड़ती है तो इमीडिएटली उनको स्ट्रेचर पर बिल्डिंग से बाहर से अंदर लाया जा सकता है। फिर यहाँ कुछ टेंट्स इस तरफ भी लगाए गए हैं। ये कुछ ऐसे टेंट्स हैं कि अगर अभी तो अंदर ही रिहाइश है भारतीय टीम की भी, पेशेंट्स की भी, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में वो लोग बाहर आ जाएंगे और यहाँ इन टेंट्स में रहेंगे। कोशिश यही कि किसी भी परिस्थिति में इलाज चलते रहना चाहिए। मुस्कुराती नसरीन इस समय इस अस्पताल में एक मिसाल है। महज 6 वर्ष नसरीन की आयु है। जब ये आई थी नसरीन की हालत थोड़ी सी नाजुक थी, बिकॉज 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। उसको चोट भी लगी थी उसके बाएं पैर में, तो यहाँ पे आने के बाद उसको थोड़ा स्टेबल किया गया। चुनौती है क्योंकि दूसरी कंट्री में हम आए हैं, उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है बातचीत करने का, बट जो एक चीज़ कॉमन है वो है इमोशन।